हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोकेम एकेडमी। इस चैनल में आपका स्वागत है। अब ये हो गया आपका वाष्प दाब के बारे में। इसी में आपको दो चीजें और बताई जाती है, वाष्पन और संघनन। इसको समझेंगे हम लोग यहीं पर। ठीक ठीक। देखिए, ये जो बताया जा रहा है वाष्पन और संघनन, ये दोनों एक तरीके से, इस तरीके समझिए, ये दोनों एक तरीके से विरोधी शब्द हैं। एक तरीके से क्या है, विरोधी शब्द है। इसको कैसे समझे, देखिए। अब इसको हम लोग समझेंगे, समझिए। तो यहाँ बताया जाता है कि जो ये आपका वाष्पन और जो संघनन है, ये एक तरीके से क्या है, ये दोनों एक तरीके से एक विरोधी प्रक्रिया एक साथ होती है। ठीक है, दोनों एक तरीके से क्या है, विरोधी प्रक्रिया के साथ में एक साथ ही होती है दोनों प्रक्रियाएं। ठीक है। अब देखा जाए, अगर प्रारंभ में संघनन हो रहा हो, ठीक है, प्रारंभ में अगर संघनन हो रहा हो, तो वहां की जो प्रक्रिया होगी, जो उसका वेग होगा, वो शून्य होगा। ध्यान रखिए, जब प्रारंभ में कहीं पर भी अगर संघनन की प्रक्रिया हो रही है, तो प्रारंभ में जो उसका वेग होगा, वो क्या होगा, शून्य होता है। ठीक है। तो यहाँ यही बताई जाती है कि जब प्रारंभ में संघनन की प्रक्रिया होगी, तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी जो वाष्प की जो अवस्था होती है उस वक्त, ठीक है, वाष्प की जो क्या होती है, अवस्था होती है, उसमें अणुओं की सांद्रता भी शून्य होती है। और जो वाष्पन की अवस्था जब होगी, तो उसमें जो अणुओं की सांद्रता होगी, क्या होगी, अणुओं की सांद्रता भी क्या होगी, शून्य होगी। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो कि संघनन में जो उसका वेग होता है, ठीक है, वो क्या होगा, शून्य होगा। और वाष्पन में अणुओं की जो सांद्रता होती है, वो क्या होती है, शून्य होती है। ठीक। और इसमें आगे फिर हम लोग समझेंगे, इसमें और क्या हम लोग मतलब क्या समझना है कि अगर समय के साथ में, मतलब समय जैसे जैसे परिवर्तित होता रहता है और वेग धीरे धीरे बढ़ता रहता है, या हीट जो है, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता रहता है, तो इसमें बताया था कि वाष्पन की जो अवस्था है, किसकी, वाष्पन की जो अवस्था होती है, उसका वेग स्थिर रहता है, उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा वाष्पन में। ठीक है। लेकिन संघनन की वेग में क्या हो जाएगा, परिवर्तन होता रहेगा। यानी हो सकती है तो वृद्धि भी हो सकती है, कमी वैसे मुश्किल ही से होती है, लेकिन वृद्धि क्या होती है, संघनन में वृद्धि लगातार होती रहती है। ये सब चीजें इसके मौखिक है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। ठीक, इसलिए इसको बता रहे हैं। ठीक है। तो ये चीज हो गई यहाँ पर। हम्म। तो ये आपको बताएगा वाष्प दाब के बारे में, ये आपको बताएगा वाष्पन के बारे में, संघनन के बारे में। इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ बताया जाता है कि अगर कहीं पर वाष्प हो रहा है द्रवण के माध्यम से, तो उसको द्रव बनाया जा रहा है। ठीक है। और कहीं द्रव है, तो उसको वाष्पन के माध्यम से वाष्प बनाया जा रहा है। ठीक है। कैसे समझिए, जैसे मान लीजिए कोई द्रव की अवस्था लिक्विड ली गई है, तो उसको कैसे द्रव से वाष्पन या फिर गैस के रूप में परिवर्तित किया जाएगा, उसको गर्म करने पर ही क्या होगा, टेम्परेचर के माध्यम से क्या होता रहेगा, आपका गर्म जैसे होता रहेगा, वैसे वैसे वो वेपराइज माध्यम में होता रहेगा, और धीरे धीरे वो क्या होगा, लिक्विड से गैस में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। तो ये रहा आपका वाष्प दाब के बारे में। ठीक। इसमें कुछ पूछना हो, कुछ और समझना हो तो बताइए, उसको बता दें, नहीं तो फिर आगे शुरू करें। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए पहले, तब हम शुरू करें। वाष्प दाब को हम लोग, जैसे हमने आपको बताया कि एक तरीके से ये सघन और वाष्पन के तरीके से कार्य करता है। तो इस पे ग्राफ बनता है कि जैसे जैसे सघनता बढ़ती जाएगी, वाष्प दर में क्या हो जाएगी,
उसमें भी कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। एक ग्राफ यहाँ दिया गया, उसको भी आप बना लीजिए। ठीक है, चलिए बनाइए। तो ये ग्राफ जो दिया गया आपका वाष्पन, ठीक है, वो संघनन के लिए दिया गया है। तो ये आपकी संघनन की दर है और ये क्या है, सघन की दर है, संघनन की दर है ये, और ये आपकी वाष्पन की दर है। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले दिया है समय के बारे में, ये दिया गया दर के बारे में कि जैसे जैसे समय में वृद्धि होगी, ठीक है, वैसे वैसे दर में क्या होती जाएगी, वृद्धि होगी। लेकिन एक समय तक, एक मतलब समय अगर आप बढ़ भी रहा है लेकिन दर एक समय तक ही बढ़ेगा। जो आपका दर है, यहाँ पर जो समय है, ठीक है, वो एक तरीके से चाहे जितना बढ़ता जाए, लेकिन जो दर है, ठीक है, वो एक तरीके, और दर जो ये समझे, जो समय है इसी को ही दर कहते हैं। दर को ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा कि जो समय है, तो जो यहाँ बताया जा रहा है कि जो यहाँ पे समय है, ठीक है, वो एक तरीके से दर की तरीके से ही कार्य करता है। मतलब तो समय और दर एक ही है। जैसे आपने सुना होगा ना, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वेग परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। तो यहाँ वही बताया है कि जो आपका दर है वो समय ही है। तो यहाँ समय और दर एक ही तरीके, लेकिन यहाँ बताया कि अगर दर या वाष्पन, ये दोनों में कुछ परिवर्तन दिख रहा है क्या, कि जैसे जैसे सघनता बढ़ती जाएगी, ठीक है, वाष्पन की जो दर भी है क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, एक अच्छी सोच। लेकिन हाँ, अभी हमने आपको बताया शुरू शुरू में कि जब धीरे धीरे ये प्रक्रिया बढ़ती है किसी भी चीज की, तो यहाँ पर क्या होता है कि वाष्पन तो शून्य स्तर पर ही बना रहता है, लेकिन सघनता में तीव्रता होती रहती है। तो इस तरीके से ग्राफ बनके तैयार होता है। आप इसको नोट कर लीजिए और फिर उसके बाद हेडिंग डालिए। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो ये वाष्प दाब को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो दो हैं, ध्यान रखिएगा। एक है द्रव की प्रकृति, पहला है आपका क्या, हाँ, द्रव की प्रकृति। ठीक, और दूसरा है ताप। ठीक है, चलिए इसको लिखिए, उसमें हम लोग कुछ समझेंगे। जैसे लिखिए इसमें कि वह द्रव, अब यहाँ पर सबसे पहले चीज हम लोग समझेंगे दाब को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो दाब को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कौन कौन से हैं, दो कारक हैं। ठीक है, दो कारक हैं, एक है द्रव की प्रकृति और एक है ताप। तो यहाँ सबसे पहले बताया जा रहा है कि वह द्रव जिनके अंतरा आणविक आकर्षण बल दुर्बल प्रकृति के होते हैं, उनका वाष्प दाब अधिक होता है। ठीक है, अब यहाँ समझेंगे इसको कि क्या होता है। देखिए, वह द्रव जिनके अंतरा आणविक आकर्षण, अब अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या होता है इसको आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते उसको हम बताएं। देखिए, इसको ये चीज बताया जाता है कि अंतरा आणविक आकर्षण बल इस तरीके से कार्य करता है, जिसमें, तो हमने अभी आपको बताया कि ऐसे लिक्विड होते हैं जिनके आकर्षण बल बहुत ही क्या होते हैं, दुर्बल होते हैं। ठीक है, जो बहुत ही आसानी से क्या जाते हैं, वाष्पीकृत हो जाते हैं। ठीक, अब जैसे वाष्पीकृत, अभी आपको हमने शुरू में ही बताया इसको कि जैसे आपको हमने बताया कि जैसे वाटर है, वाटर जो है एक तरीके से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्पीकृत होने लगता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं एक तरीके से कि जिनके अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत ही क्या होते हैं, दुर्बल होते हैं। अब ज्यादातर अंतरा आणविक आकर्षण बल ज्यादातर लिक्विड के ही दुर्बल रहते हैं। ठीक है, जो कि आसानी से क्या हो जाते हैं, सघनता में, मतलब एक तरीके से उनका वाष्पीकरण होने लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले द्रव की प्राकृति को ही बताता है कि जैसी द्रव की प्राकृति होगी उसी के अनुसार वो क्या होगी, जल्दी से जल्दी वाष्पीकृत होना शुरू हो जाएंगे। अभी आप जैसे कोई ठोस चीज ले लीजिए, तो आपने देखा होगा कि जो ठोस चीजें होती है उनका अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या होता है, बहुत ही मजबूत होता है। क्या होता है, बहुत ही मजबूत होता है, दुर्बल की जगह पे प्रबल की प्राकृत के रूप में होते हैं। तो जो प्रबल की प्राकृति में होते हैं तो जल्दी या आसानी से टूटते नहीं, और इसी कारण से उनके ऊपर क्या होना, लगाना पड़ता, बहुत ज्यादा भारी मात्रा में बल लगाना पड़ता था। ठीक है, और बल लगाने के कारण
उनके जो अंतराकर्षण बल होते हैं, ठीक है, वो ज्यादा हो जाते हैं। मतलब जो ये आकर्षण, अंतराणविक आकर्षण बल है, वो क्या होते थे, प्रबल होने हो जाते थे। तो जिसके कारण से अगर उनको हमें एक तरीके से गलाना है या एक तरीके से वाष्पीकृत करना है, तो उन्हें बहुत भारी मात्रा में हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी। जैसे अभी आपका लोहा हो गया, ठीक है, स्टील हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब चीजें ऐसी चीजें हैं जिनको वाष्पीकृत करने के लिए बहुत भारी मात्रा में हमें ऊर्जा व्यय करनी पड़ेगी, ठीक। लेकिन अभी आपका जो लिक्विड फॉर्म में है, उनको अगर हम लोग देखा जाए एक तरीके से वाष्पीकृत करना है, तो बहुत ही आसानी से क्या हो जाते हैं, वाष्पीकृत हो जाते हैं, क्योंकि वो क्या है, एक तरीके से दुर्बल प्राकृत के रूप में होते हैं। तो उनका वाष्पन दाब भी क्या हो जाता है, अधिक होता है। अब सबसे आगे फिर क्या बताया जा रहा है, ताप के बारे में, कि अगर ताप में वृद्धि करने पर द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अब एक चीज में और समझेंगे कि जो द्रव की प्राकृत के रूप में जो बताया जाता है, अगर हम देखा जाए एक तरीके से कि डाइएथिल ईथर का वाष्पन किया जाएगा, ठीक है, तो सबसे पहले वो एल्कोहल से अधिक होता है, ठीक है। जैसे इसमें क्या बताया जा रहा है कि जैसे लिक्विड के फॉर्म में बताए, एक एल्कोहल जैसे आप समझिए, जैसे एल्कोहल जो होता है और डाइएथिल ईथर होता है, तो डाइएथिल ईथर से कहीं ज्यादा मात्रा में, ठीक है, डाइएथिल ईथर से कहीं ज्यादा मात्रा में एल्कोहल को हमें मतलब वाष्पीकृत करने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है। इसका मतलब यही है कि जो वाष्पीकृत होते हैं लिक्विड फॉर्म, वो कहीं ना कहीं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। The top important concept is coming up next. Subscribe now to the Biochem Academy. Don't miss it.